आज मैं बात करूंगी दो ऐसे महान भारतीय की जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर अपने अथाह ज्ञान के लिए पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं। वहीं गांधी जी सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो नमस्ते, मैं हूँ जिया, आप सभी का अभिवादन करती हूँ। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, एक बात कहना चाहूँगी कि संपूर्ण ज्ञान के लिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। बाबा साहेब के विचारों से मिली प्रेरणा हर गुजरते दिन के साथ एक आशा का स्रोत बनती जा रही है। विशेषकर पिछले कुछ सालों में जहाँ जहाँ भी विवाद उभर कर आए हैं, लोगों के हाथ में बाबा साहेब की तस्वीर देखी गई है। जहाँ जहाँ भी लोगों पर अत्याचार हुए हैं, इस संघर्ष में लोगों ने अपने हाथ में बाबा साहब की छवि मजबूती से पकड़ रखी है और उनकी आवाज़ में जय भीम का नारा जोर शोर से गूंजता है। चाहे वह राष्ट्रीयता यानी कि एनआरसी का मुद्दा हो या देश भर में किसानों का आंदोलन, हर समय डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी उनके साथ हैं। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के विचार लोगों के साथ हैं। अगर यही हकीकत है तो गांधी और अंबेडकर एक दूसरे के पूरक हैं या विरोधी? अगर वे एक दूसरे के विरोधी हैं तो क्यों? दोनों के बीच सामान्य संबंध क्या है? आइए इन मुद्दों को परखने की कोशिश करते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने पहली बार फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर अंबेडकर ने मई 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में मानव विज्ञान पर सेमिनार में एक निबंध पढ़ा। यह उनके द्वारा दिया गया पहला भाषण था। सार्वजनिक मंच पर डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी देश की आज़ादी की बात कर रहे थे, लेकिन अंबेडकर एक ऐसी आज़ादी चाहते थे जो जाति व्यवस्था की जंजीरों से पूर्णतया मुक्त हो। गांधी अंबेडकर विवाद की शुरुआत अस्पृश्यता के मुद्दे से हुई। गांधी उस समय एक प्रभावशाली व्यक्ति हुआ करते थे और उनका कांग्रेस पर भी प्रभाव था। सामाजिक राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया गांधी की महान सलाह पर चल रही थी। हालांकि अंबेडकर की राय थी कि गांधी जी ने अस्पृश्यता के संबंध में वह प्रभाव नहीं दिखा जो दिखना चाहिए था। अस्पृश्यता के मुद्दे पर गांधी और अंबेडकर के जो बीच मतभेद थे वो उनके अलग अलग अनुभव के कारण थे। गांधी जी का जन्म एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ था। वो अस्पृश्यता को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देखते थे। वहीं दूसरी ओर अंबेडकर जी को जाति और अपमान का असहनीय दर्द सहना पड़ा। वह स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि छुआछूत में विश्वास करने वाला हिंदू धर्म अन्यायपूर्ण है। अस्पृश्यता एक अपराध है। गांधी जी एक कट्टर हिंदू थे, जाति व्यवस्था के समर्थक थे, फिर भी वे छुआछूत को पाप मानते थे। अंबेडकर का कार्य अछूत समाज को संगठित करने से शुरू हुआ।
अछूतों को मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके अलावा अछूतों को सार्वजनिक कुओं से पानी भरने की भी अनुमति नहीं थी। ये प्रथाएं समाज से जुड़ी हुई थीं, समाज की कुरीतियों से जुड़ी हुई थी, जो धर्म पर आधारित थी। एक अमानवीयता के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ। बाबा साहब ने पूरे महाराष्ट्र और देश भर में घूम घूम कर दलितों को एकजुट किया और उनमें आत्मसम्मान की भावना पैदा की। अंबेडकर का संदेश था, सीखो, संगठित हो और लड़ो। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में महान सत्याग्रह शूद्र और अति शूद्र संघर्ष के इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस आंदोलन में बाबा साहेब के विचारों से प्रभावित होकर उच्च जाति के नेता भी शामिल हो गए। 20 मार्च 1927 को 4 वर्णों को उचित ठहराने वाली पुस्तक मनुस्मृति को जलाकर राख कर दिया गया। महान परिषद की शुरुआत 25 दिसंबर 1927 को हुई थी। वर्तमान परिषद के लिए पूरे महाराष्ट्र से जातिगत भेदभाव को मिटाने में रुचि रखने वाले लोग इकट्ठा हुए थे। पूरे मंडप पे अलग अलग नारे लिखे हुए थे। मंच पर केवल एक ही तस्वीर थी और वह तस्वीर थी महात्मा गांधी की। बाबा साहब ने उस समय गांधी जी के अहिंसक सत्याग्रह को अपना आदर्श मान रखा था। दूसरी ओर गांधी जी को शायद महाड़ में चल रही क्रांति के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। उन्होंने कभी इसका जिक्र भी नहीं किया है। नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश की मांग को लेकर 1930 में एक सत्याग्रह शुरू हुआ। असहाय दलित समाज पर हमले हुए उस आंदोलन की खबर इंग्लैंड तक पहुंची। ब्रिटिश सरकार ने अछूतों पर हुए अन्याय को गंभीरता से लिया। बाबा भीमराव अंबेडकर को गोलमेज सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया गया। यह गांधी जी के लिए काफ़ी चिंताजनक था, क्योंकि वह वर्षों से दलितों के लिए खुद काम कर रहे थे, लेकिन अब केंद्र में आ गए थे डॉक्टर अंबेडकर। अब यहाँ पर ऐसे प्रश्न उभरना तय था कि यह अंबेडकर कौन है, वह पिछड़ों के प्रतिनिधि कैसे हो सकते हैं। गांधी जी को ये प्रश्न परेशान कर रहे थे। इसलिए गोलमेज सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले गांधी जी ने अंबेडकर को आमंत्रित किया। 14 अगस्त 1931 को मुंबई के मणि भवन में यह बैठक तय हुई, जो बेहद दिलचस्प बैठक थी। जो पहली बैठक ऐसी थी जो काफ़ी दिलचस्प होने वाली थी। बाबा साहब को उम्मीद थी कि वह इस बैठक से कुछ सकारात्मक लेकर आएंगे। दोनों समय के पाबंद थे, महात्मा गांधी भी और भीमराव अंबेडकर। योजना के मुताबिक अंबेडकर समय पर वहां पहुंच गए, लेकिन गांधी ने अंबेडकर को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। वह बकरी के साथ खेलने में व्यस्त थे। अब ये प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि यह अवमानना क्यों। बाबा साहब क्रोधित ना होते तो यह आश्चर्य की बात होती। यह सब काफ़ी देर तक चुपचाप चलते रहा। आखिरकार बाबा साहब उठे और बोले, मेरे पास समय नहीं है, मैं आपसे विदा लेता हूँ। अंबेडकर की इस प्रतिक्रिया पर तुरंत गांधी जी उनसे चर्चा के लिए तैयार हो गए। अपनी भूमिका प्रस्तुत करते हुए अंबेडकर ने कहा, श्रीमान गांधी जी, मेरी मातृभूमि कहाँ है। गांधी जी अवाक रह गए।
अंबेडकर को ब्राह्मण मानना गांधी जी की भूल थी। उनका मानना था कि अगरकर और भंडारकर की तरह अंबेडकर भी ब्राह्मण हैं। गांधी को अछूतों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक ब्राह्मण में कोई दिलचस्पी नहीं थी। गांधी जी अंबेडकर की जाति से अनभिज्ञ थे। वह अंबेडकर के सवालों का जवाब नहीं दे सके और अंबेडकर के चले जाने के बाद भी वो अवाक के अवाक खड़े रहे। गांधी जी ने अपने सहायक महादेव भाई के सामने कबूल करते हुए कहा, मैंने आज बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन इस अनुभव के कारण अंबेडकर के मन में गांधी जी के प्रति गुस्सा पैदा हो गया। गांधी जी एक कूटनीतिज्ञ संत थे, ऐसा शोधकर्ता विचारक हरि नारके कहते हैं। गांधी और अंबेडकर के बीच तनाव क्यों था? बाबा साहब के प्रभावी बुद्धिवाद का परिणाम गोलमेज सम्मेलन के रूप में सामने आया। ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और एंग्लो इंडियन की तरह दलितों के लिए भी स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र घोषित किए। 71 निर्वाचन क्षेत्रों में दलित उम्मीदवार और केवल दलितों को वोट देने का अधिकार। गांधी जी को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। गांधी जी ने इसे हिंदुओं को बांटने की चाल मानते हुए आमरण अनशन की घोषणा कर दी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि गांधी और अंबेडकर जी को चर्चा करनी चाहिए और एक समझौते पर आना चाहिए। गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में अपना अनशन शुरू कर दिया और चारों ओर तनावपूर्ण माहौल फैल गया। अंबेडकर पर दबाव बढ़ गया। वह यानी कि अंबेडकर एक खलनायक बन गए और उन्हें धमकियां दी जाने लगी। दुनिया का ध्यान अंबेडकर की भूमिका की ओर कम हो गया और इस प्रकार अंबेडकर ने कहा, मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, लेकिन गांधी जी को एक नया प्रस्ताव लाना चाहिए। गांधी जी के पास ऐसा कोई दूसरा विकल्प या प्रस्ताव नहीं था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय और अन्य नेताओं ने अंबेडकर और गांधी के साथ बातचीत का दौर शुरू किया। 22 सितंबर को बाबा साहेब गांधी जी से मिलने यरवदा जेल पहुंचे। बाबा साहेब के यरवदा जेल पहुंचते ही तनाव बढ़ गया। गांधी जी को देखकर बाबा साहब का क्रोध कम हो गया। वह गांधी जी के बिस्तर के पास बैठे और शांत स्वर में अपनी भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। बाबा साहेब ने यह जरूर कहा कि आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। गांधी जी कहते हैं कि तुम्हें मेरी पूरी सहानुभूति है डॉक्टर, आप जो कह रहे हैं उसमें मैं आपके साथ हूं, लेकिन आप जो चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं। अंबेडकर कहते हैं, हाँ महात्मा जी, यदि आप मेरे लोगों के लिए अपना सब कुछ दे देंगे तो आप सभी के महान नायक होंगे। गांधी जी कहते हैं, अंबेडकर आप जन्म से अछूत हैं और मैं अनायास। अगर तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो हम सब एक हों और अविभाज्य हो। सोचो, इसके बाद पुणे समझौता संपन्न हुआ। स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र
के स्थान पर आरक्षित सीटों के प्रस्ताव पर सहमति बनी। बाबा साहेब ने 20 सितंबर 1932 को अछूतों के लिए 146 सीटें आरक्षित करने के साथ पुणे समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद भी गांधी अंबेडकर की एक बार मुलाकात हुई, लेकिन पुणे समझौते ने अंबेडकर के अनुयायियों के मन में कड़वाहट पैदा कर दी। बाबा साहब ने कहा कि हिंदू धर्म में सुधार असंभव है। इस पर गांधी जी हैरान रह गए। पुणे संधि के बाद गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ के माध्यम से अस्पृश्यता के विरुद्ध कार्य करना प्रारंभ किया। उन्होंने नवंबर 1933 से जुलाई 1934 तक देश का दौरा किया। अस्पृश्यता के निवारण हेतु 8 लाख रुपए भी एकत्रित किए। अंतरजातीय विवाह को लेकर भी उनकी भूमिका बदल गई। हालांकि इस पहल का कोई ठोस परिणाम नहीं मिल रहा था। गांधी जी प्रयास तो कर रहे थे, परंतु सुधार के उनके प्रयासों को हिंदुओं का समर्थन नहीं मिल रहा था। यह बात बाबा साहब को भी भली भांति पता थी। दरअसल पुणे समझौते से पहले गांधी जी को बाबा साहब के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी और ना ही उनके सहयोगियों ने उन्हें अंबेडकर के बारे में पर्याप्त जानकारी दी थी। गांधी जी के अनशन के दौरान ही गांधी जी और अंबेडकर के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। ऐसा पहले हुआ होता यदि, तो गांधी अंबेडकर रिश्ते में कड़वाहट ही नहीं आती। जुलाई 1946 में योगेंद्र नाथ मंडल और मुस्लिम वोटों की मदद से डॉक्टर अंबेडकर बंगाल प्रांत से संविधान सभा के लिए चुने गए। संविधान सभा में कांग्रेस नेता अंबेडकर की विद्वता से प्रभावित हुए। विभाजन के बाद बंगाल में अंबेडकर का यह निर्वाचन क्षेत्र पाकिस्तान में विलीन हो गया। जिन्ना ने अंबेडकर को आमंत्रित किया, लेकिन वह अंबेडकर थे। गांधी जी ने इस बात पर जोर दिया कि बाबा साहब को घटना समिति में होना चाहिए। कांग्रेस नेता इसके लिए तैयार नहीं थे। बेशक गांधी जी के कहने पर कांग्रेस ने उन्हें जुलाई 1947 में मुंबई प्रांत में संविधान सभा के लिए चुन लिया। अंबेडकर को प्रथम राष्ट्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसकी पुष्टि भी लॉर्ड माउंटबेटन ने की। आगे का इतिहास लगभग सभी को पता है, लेकिन फिर भी जान लीजिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने उल्लेखनीय कार्य किए। अंबेडकर भारतीय संविधान के वास्तुकार बन गए। गांधी और बाबा साहब ने एक दूसरे से कुछ प्रेरणा भी ली। वरिष्ठ विचारक राव साहेब कस्बे का कहना है कि दोनों ने अपनी अपनी भूमिकाएं बरकरार रखी, फिर भी परस्पर अनुभवों के साथ अपने क्षितिज को व्यापक बनाया। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स के सांसद भीखू पारेख ने अपनी किताब में लिखा है, अंबेडकर और गांधी दोनों को एक दूसरे का पूरक माना जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ने एक ही काम को अपने अलग अलग स्टाइल में किया। दोनों भारतीय जाति व्यवस्था और समाज के दृष्टिकोण में बदलाव लाना चाहते थे
और दोनों ने धीरे धीरे इसे पूरा भी किया। इंग्लैंड में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं डॉक्टर अंबेडकर की आलोचना को समझ सकता हूँ, उसे मुझ पर थूकने का भी अधिकार है। सभी उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा अछूतों के साथ व्यवहार करना पाप है, उन्हें हम पर थूकने का पूरा अधिकार है। अगर वे ऐसा करते हैं तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। यही गांधी की बेचैनी थी। अंबेडकर निश्चित रूप से गांधीवादी आलोचक थे, लेकिन उन्होंने कई बार गांधी जी के प्रति शालीनता और कोमलता का भी प्रदर्शन किया। 6 सितंबर 1954 को डॉक्टर अंबेडकर ने नमक पर कर लगाने की सलाह दी और इसका नाम गांधी निधि रखने का सुझाव भी दिया। गांधी जी इस प्रश्न पर आश्चर्यचकित थे कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म को छोड़कर कौन सा धर्म अपनाएंगे। 1956 में बाबा साहेब ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया, जिसे देखने के लिए गांधी जी वहाँ मौजूद नहीं थे। बाबा साहेब बुद्ध के विचारों का अनुसरण करते थे। गांधी जी ने शांति, अहिंसा और करुणा के मूल्यों को बुद्ध से ही ग्रहण किया था। गांधी होते तो अंबेडकर के साथ सुर में सुर मिलाकर कहते, बुद्धम शरणम गच्छामि। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प इतिहास की जानकारी के लिए, स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।